बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं और आज मैंने टॉपिक बच्चों लिया हुआ है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म। बच्चों तत्वों के वर्गीकरण एवं गुणधर्म से आज का मैंने नया टॉपिक लिया हुआ है बच्चों, जिसमें सबसे पहला प्रश्न मैंने आपके सामने ले रखा हुआ है बोर की परमाणु त्रिज्या की गणना। बच्चों आज की क्लास में मैं आपको बोर की परमाणु त्रिज्या की गणना का पूरा एक डेरिवेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो आपको बताने वाला हूं बोर परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो बच्चों मान लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु का जो एकांकी इलेक्ट्रॉन जो है जब वो नाभिक के चारों तरफ क्या करता बच्चों, चक्कर लगाता है। ठीक है, जैसे कि आपने प्रीवियस कुछ क्लासेस में आपने देखा होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि नाभिक के चारों ओर जो वृत्तीय ऑर्बिट्स होते हैं ना, उन ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो वही चीज हमने यहां पर आपको बताई है बच्चों कि हाइड्रोजन परमाणु में उसका जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, उसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसके एकांकी बोला। तो जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जब वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है बच्चों, चक्कर लगाता रहता है, तो उस एकांकी इलेक्ट्रॉन पर एक साथ दो प्रकार के बल कार्यरत हो जाते हैं, मतलब उस पर एक साथ दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल हाइड्रोजन परमाणु पर ही ऐसा होता है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर हमने हाइड्रोजन लिया तो हम हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं, यानी जितने भी तत्व के परमाणु होंगे सभी पर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो सिंपल सी बात होगी कि हाइड्रोजन परमाणु में उसका जो एकांकी इलेक्ट्रॉन है जब वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस एकांकी इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार के बल कार्यरत हो जाते हैं। उनमें जो पहला बल है बच्चों, वो पहला बल उस पर जो काम करता है वो है नाभिक के द्वारा लगाया जाने वाला आकर्षण बल। नाभिक अंतिम यानी चक्कर लगाने वाले अंतिम संयोजी कोष का जो इलेक्ट्रॉन है ना, उस पर आकर्षण बल लगाता है। और वो कितना लगता है बच्चों, F इज इक्वल टू ZE² इसको हमने समीकरण 1 के रूप में प्राप्त कर लिया। ठीक है, यानी जो नाभिक इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल लगाएगा वो इतना लगाएगा। इसके विपरीत क्या होगा बच्चों, उस पर एक दूसरा बल भी कार्य करता है जिसको हमने कहा है अपकेंद्री बल। बच्चों जो बाहर कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर खींचता है, ठीक है, उस पर एक अपकेंद्री बल भी लगेगा और वो कितना लगेगा, F इज इक्वल टू mv²/r²। ये अपकेंद्री बल लगेगा और इससे पहले हमने देखा था कौन सा बल, आकर्षण बल। तो बच्चों इस तरह से मैंने यहां पर आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि ये ऑर्बिट है। ठीक है, ये ऑर्बिट है, ये आप देख पा रहे हो बच्चों, ये ऑर्बिटल है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पर इस दिशा में वो गतिशील है, ठीक है, गतिशील है, उस पर ऊपर की तरफ एक बल कार्यरत है, F इज इक्वल टू mv²/r²। बच्चों ये अब केंद्रीय बल है जो उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। इसके विपरीत दिशा में आप देख रहे हैं नीचे की तरफ एक बल लग रहा है नाभिक की तरफ, ठीक है, और वो बल है F इज इक्वल टू ZE²/r। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये दो बल काम करेंगे बच्चों। ये दोनों बल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे तो आप इस सीक्वेंस को समझेंगे कि ये दोनों बल गतिमान इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत हैं। ठीक है, अभिकेंद्र बल एवं अपकेंद्री बल। और ये परिमाण में कैसे होते बच्चों, ये बराबर होते हैं, ये परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं बच्चों। ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति में संतुलन अवस्था में क्या कर सकता है, गतिमान बना रहता है। अभिकेंद्र बल अपकेंद्रज बल के बराबर होता है। ठीक है, दोनों परिमाण में बराबर है, केवल इनकी दिशाएं विपरीत हैं बच्चों। यहां पर इसीलिए हमने दोनों बलों को आपस में क्या कर दिया, समीकरण 1 और 2 की तुलना करके बराबर कर दिया। जैसे ये दो बल बच्चों बराबर हो जाएंगे, हमने केवल इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो R से R कैंसिल कर दिया, हमको ये इक्वेशन मिला। हमने बोर का अभिग्रहित पढ़ रखा है और बोर का अभिग्रहित होता mvr इज इक्वल टू NH/2π। हमने v की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, v इज इक्वल टू NH/2π mr आ जाएगा और इसको हमने समीकरण 4 बना लिया। बच्चों समीकरण 3 में समीकरण 4 से हमने v का मान रखा और उसको सॉल्व किया तो इस तरह से हमको एक इक्वेशन मिलेगा। इसको भी हम आगे सॉल्व कर दे रहे हैं तो ZE² अपॉन R इज इक्वल टू M, क्योंकि यहां पर
v की पावर थी तो सभी का स्क्वायर हो गया बच्चों। सॉल्व करने के बाद हम पूरे पद में यहाँ पे r से r हमने कैंसिल कर दिया, m से m कैंसिल कर दिया, ये हमारे पास एक त्रिज्या आ गई। बच्चों ये त्रिज्या जो है ये बोर की त्रिज्या, लेकिन हमको हाइड्रोजन परमाणु के लिए कैलकुलेट करना है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। तो बच्चों इसलिए हमने यहां पर रख देंगे, तो ये जो बोर की त्रिज्या मिलेगी ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैंने जो दूसरा प्रश्न आपके सामने ले रखा हुआ वो डी ब्रोंगली का समीकरण है और हम उसकी व्युत्पत्ति यहां पर करने वाले हैं बच्चों। तो डी ब्रोंगली समीकरण किसी गतिमान कण की तरंगदैर्घ्य और उसके संवेग में संबंध बताने वाला जो समीकरण होता है बच्चों वो कहलाता है डी ब्रोंगली समीकरण। बच्चों डी ब्रोंगली समीकरण जो है वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हमको ऊर्जा देता है E इज इक्वल टू एच नो, और आइंस्टीन के सिद्धांत अनुसार हमको ऊर्जा देता है E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। बच्चों ये दोनों ऊर्जाएं आपस में बराबर होती हैं, इसीलिए हमने दोनों की तुलना करके दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, तो एच नो इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। बच्चों इसके अलावा हमने आपको बताया कि नो इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, और इसको हमने समीकरण 4 बना लिया। समीकरण 3 में समीकरण 4 से हम वैल्यू रख रहे हैं बच्चों, तो यह जाएगा h और नो की वैल्यू हमने पुट कर दी तो इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने इसको सॉल्व किया पूरे को रीअरेंज करके, तो इस तरह से, और सी से सी कैंसिल कर दिया बच्चों, तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन एम इंटू सी। फाइनली बच्चों हमारे पास ये जो समीकरण आया ये डी ब्रोंगली का तरंग समीकरण है। बच्चों आज मैंने आपको दो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी। ऐसे ही कुछ और भी इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।